प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप भी साइंस वाले पेपर में 70 में 68 नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो यह एक बच्चे के द्वारा कॉपी लिखा गया है जो कि विज्ञान वाले पेपर में टॉप किया है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने आया हूँ कि साइंस की कॉपी कैसे लिखना है और साइंस की कॉपी लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है और कौन सी गलतियां ना करना है, जो कि आपका भी 70 में 68 ना आकर के 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, पूरा वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो भी बोर्ड की कॉपी आती है उसका फ्रंट पेज कैसे भरना है। हाँ बच्चों, बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी का भी साइंस का जो कॉपी आएगा ना, उसका फ्रंट पेज बिल्कुल इसी माध्यम से रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जितना बात बताऊंगा इस कॉपी में, सारे बातों को ध्यान से सुनना, तभी जाकर के अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर पाओगे और 70 में 70 पाने का जो टारगेट सोच रहे हो वो कंप्लीट हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंक में, देखो यहाँ पे डिजिट में लिखना है, तो अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके अपने यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अच्छा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। इसी प्रकार से अब इसी को शब्द में लिखना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आप सभी को लिख देना है। इतना करने के बाद सब्जेक्ट का नाम विज्ञान हो जाएगा। प्रश्न पत्र में केवल डाल देना। और यहाँ पे देखो, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, हर पेपर का कोड होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में 7 कोड दिए जाते हैं, तो आपके पेपर पे अंकित होगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, 822 अचीव करके दिया गया है। तो जो भी आपके पेपर में ये कोड दिखाई देगा ना, यहाँ पे फिलअप कर देना। इतना करने के बाद पेपर का दिन वगैरह भर लेना, पेपर का दिनांक भी भर लेना और प्रथम पाली भी भर देना। उसके बाद से सेंटर का नाम जो भी आपके एडमिट कार्ड पे छपा हुआ है उसको फिलअप कर देना। इतना करने के बाद बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जो भी आज बातें बताऊंगा, रामबाण तैयारी बताऊंगा, जो कि 70 में 70 लाने से कोई नहीं रुक पाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझ लो। देखो, ये जो साइंस का पेपर आता है ना, इस पेपर में भी अपना यहाँ पे नाम और रोल नंबर लिखना होगा। और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुल मिलाकर के 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है और 70 नंबर का पूरा अंक रहेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, ये जो पेपर होगा ना, 2 खंड में दिया जाएगा। खंड अ में, और यहाँ पे देखो खंड अ में 20 MCQ 20 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आप सभी को OMR आंसर शीट दिया जाएगा। तो ये तो आसानी से कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस सेक्शन में दिक्कत होता है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न में। अब ये जो सेक्शन आता है ना, यहीं पे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब इसमें करना क्या होगा, ये जो सेक्शन होता है ना, 50 नंबर का पूछा जाता है और यहीं से बच्चा टॉप करता है। तो सारी बातों को ध्यान से समझना जो मैं बातें बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पर देखो, पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है और पहला ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल डाल दिया। अब जब न्यूमेरिकल आएगा तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन इससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। सबसे पहले देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन तो दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में जान नहीं है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके इसी माध्यम से आपके कॉपी में भी सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक मोटर बाइक पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पूछा सॉल्व कर जाएंगे और यहाँ पे इस बात को ध्यान नहीं देंगे, किरण आरेख बना करके भी समझाइए। तो मेरे प्यारे भाई, अगर डायग्राम ये नहीं बनाओगे, यहीं से नंबर कटेगा, यहीं से नंबर कट जाएगा। और मैं बताऊंगा कि इस बच्चे ने कहाँ गलती की है,
जिसकी वजह से इसका भी 2 नंबर कट चुका है। पूरी जानकारी दूंगा, बस खाली वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले जो भी आपका डाटा दिया गया है क्वेश्चन में उस बात को लिखना। वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे दिया है। इसी प्रकार से आपको कॉपी में एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कॉपी में जितना बढ़िया इंप्रेशन बना करके रखोगे, ठीक ना, उतना बढ़िया नंबर पाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है। देखो, अब यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे, किसी समय 4 मीटर थी तो भाई ये वस्तु कितना मीटर दूर थी, 4 मीटर। तो वस्तु u का मान हमेशा भी निगेटिव होता है, तो -4 मीटर लिख जाओगे। और आपको प्रतिबिंब की वैल्यू तो बताना है, और हम जानते हैं कि बराबर r/2 होता है, तो यहाँ से फोकस दूरी का मान निकाल लोगे 1 मीटर। और हम जानते हैं भैया दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब यहाँ से हम f की वैल्यू और u की वैल्यू रख लेंगे, हमें v की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.8 मीटर। इतना तो भाई समझते हो। अब ये डायग्राम बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना नंबर यहीं से कट जाएंगे। पूरा बढ़िया से आपको डायग्राम वगैरह बना करके सॉल्व करना है, तभी जा करके पूरे नंबर पाओगे, ठीक ना। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकली पूछ दिया गया है। बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, और गणना करके बताइए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रवृत्ति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। इसका भी किरण आरेख के माध्यम से समझाना है, बताना है। अब ये जो क्वेश्चन आया ना, लेंस से आया। अब कोई इंसान है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो भाई इसमें क्या होता है, नजदीक की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई बिल्कुल भी नहीं देती है। अब इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो भी हमारा डाटा दिया गया है, सबसे पहले हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। v की वैल्यू दिया गया है -100 मीटर, और u का मान आपको अनंत दूरी तक दिखाना है, तो u का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। फोकस दूरी का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या जानते हैं, लेंस का सूत्र क्या जानते हैं, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, u और v की वैल्यू इसमें रख लेंगे, हमें फोकस दूरी की मान निकल कर आ जाएगी -100 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल इसी प्रकार से अवतल लेंस लगा करके इसका किरण आरेख के माध्यम से पूरा समझाएंगे, तब जाकर के पूरे नंबर यहाँ से पाओगे। यहाँ भी इस बच्चे का नंबर नहीं कटा। अब चलिए बच्चों आगे समझते हैं। अगला जो हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है, ओम के नियम क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन को तैयार कर लो, रट लो, इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। ओम के नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए, और यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, इस बात की भी बताना है, ठीक ना। आइए समझते हैं, पूरा ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले समझो ओम का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है, और इसका परिपथ निम्न प्रकार है। और यहाँ पे देखो परिपथ बताया गया है। बिल्कुल बच्चे ने एकदम सुंदर अक्षरों में, स्वच्छ अक्षरों में, और जितना बात पूछा जा रहा है उतना एकदम बढ़िया से बता रहा है। बिल्कुल यहाँ पे देखो एम्पियर, ये कुंजी, ये प्रतिरोधक तार, और यहाँ पे धारा कंट्रोलर लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो वोल्टमीटर भी लगा दिया। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी को डायग्राम बना करके लिखना है। और हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, V प्रोपोर्शनल I होता है। जहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, V बराबर I इंटू R आ जाता है। और उसी R का क्या है, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भैया, ओम होता है, और ओम का ये सिंबल होता है, ठीक ना। इसी प्रकार से बढ़िया से आप सभी को सुंदर अक्षरों में लिखना है। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन भी बना दिया, ग्राफ भी बना दिया। ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, और करंट और वोल्टेज में एक स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक ना। बिल्कुल इसी प्रकार से। अब एक और भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भी आपका कंडक्टर होता है, चालक होता है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो भाई सबसे पहले तो चालक की लंबाई पे डिपेंड करेगा, जो भी आपका कंडक्टर, जो भी आपका तार होगा कितना लंबा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। साथ में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे भी वो डिपेंड कर सकता है, ठीक ना। और उसकी प्रवृत्ति पे यानी कि प्रकृति पे यानी कि नेचर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि तार किस चीज़ का बना हुआ है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ से भी पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर यहाँ से नहीं कटेंगे। कटेंगे कहाँ नंबर वो मैं बताऊँगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। चलो अब आगे समझते हैं एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना कार्यविधि का चित्र बनाकर स्पष्ट करिए।
अथवा करके एक और भी क्वेश्चन पूछा गया कि परिवर्ती विद्युत धारा जनरेटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बना करके वर्णन करना है। तो दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब देखो बच्चे ने यहाँ पे तो किया बढ़िया से, प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके बढ़िया से किया है। विद्युत जनरेटर बताया है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम भी करता, बढ़िया से बता दिया। सिद्धांत भी लिख दिया, रचना भी लिख दिया, लेकिन बच्चे ने यहीं पे गलती किया है मेरे भाई। बच्चे ने यहाँ पे गलती क्या किया है कि इसी क्वेश्चन आंसर का फिगर बनाना भूल गया है। जो भी आपका जनित्र होता है, जनरेटर होता है, उसका फिगर भी बनाना भूल गया, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बना करके स्पष्ट करना है। तो भैया जब चित्र नहीं बनाओगे तो नंबर काट लिए जाएंगे। आपको भी पूरा क्वेश्चन को समझना है और समझ करके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फिगर बनाना भूल जाओगे तो नंबर कट जाएंगे, इसके फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए समझ लेते हैं सिद्धांत क्या होता है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके वजह से कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और वह है परिपथ, और कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक ना। अब रचना के तौर पे आर्मेचर, चुंबकीय क्षेत्र या क्षेत्र चुंबक, सर्फी वाले या ब्रश वगैरह भी इसमें लगे होते हैं, 4 भाग लगे होते हैं भैया। लेकिन फिगर बनाना इसको चाहिए था, ठीक ना। फिगर बना लेता 70 में 70 पा जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अब आगे समझते हैं। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित करना है। यहाँ पे मतलब आईयूपीएससी नाम भी पूछा गया था, मतलब इसको केवल नाम लिख देना है, काम हो जाएगा। प्रोपेनॉल, 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड, प्रोपीन या 2 मेथिल ब्यूटेनॉल सेकेंड, ठीक है। इसको क्या करना है, बस खाली चित्र लिख देना है, मतलब इसका खाली केमिकल फार्मूला लिख दोगे, काम हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से लिख जाओगे, नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक ना। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वे तत्व हैं जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2, 3 है। इनमें क क्वेश्चन पूछा गया कि किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम है, और ख क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। प्रत्येक के लिए कारण सहित भी उत्तर देना है, ठीक ना। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दिया, 2 ही नंबर के क्वेश्चन है, ठीक ना। अब चलो ध्यान से समझना मेरी बात को। इसमें लिखेंगे कि सोडियम का परमाणु आकार बड़ा है, क्यों, क्योंकि परमाणु आवेश में, ठीक ना, आवेश में वृद्धि के कारण परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर घट जाता है। अब अगला हमारे को जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर ये है कि एल्यूमिनियम सबसे प्रतिक्रियाशील है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर कम हो जाती है। बिल्कुल बढ़िया से लिख जाओगे, नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना, पूरा नंबर मिलेगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन आ रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन, हमेशा पेपर में आता है केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके साथ रिएक्शन करके जिप्सम बनाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाएगा, जिंक कार्बोनेट टूटेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देगा। पूरा बढ़िया से समझेंगे, ठीक ना। बच्चे ने पूरा बढ़िया से किया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है, बिल्कुल बढ़िया से लिखा है, CaSO4.2H2O होता है, प्लस ये जल के साथ क्रिया करके यहाँ पे जिप्सम बना लेगा। CaSO4.2H2O होता है, बिल्कुल बढ़िया से लिखा है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। और जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3। अब ये देखो प्लस ये क्या होगा, अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में टूट जाएगा, साथ में ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस भी दे देगा, ठीक है। अब इसी के साथ अगला जो हमारा एक और भी 2 क्वेश्चन है, ये वाला कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बेरियम क्लोराइड मतलब ये देखो BaCl2, और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि H2SO4। अब ये दोनों आपस में क्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाएंगे, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड, तो सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि AgNO3 और NaI। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके सोडियम आयोडाइड बनाएंगे, साथ में सोडियम नाइट्रेट बना लेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से बिल्कुल बढ़िया से किया है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब चलो अब आगे समझ लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा गया है। अथवा करके भी दिया गया था कि आप वियोजन अपक्रिया संचार या यशद लेवन पे टिप्पणी भी लिख सकते हैं। मेंडल के क्या नियम है उनको चित्रित करके पूरा बढ़िया से समझाना है। तो मेंडल का नियम लिखा गया है पूरा बढ़िया से, ठीक ना, पूरा डिटेल में लिख दिया बच्चे ने कि मेंडल ने बताया कि 2 विपरीत युग्मक में से केवल एक युग्मक के लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं और दूसरा उपस्थित होते हुए दिखाई नहीं देता, ये सही बात है। फिर एक और मेंडल ने नियम लिया था पृथक्करण का नियम, किसी संकर में उपस्थित प्रत्येक लक्षणों के लिए वैकल्पिक स्रोतों का अपनी
पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाता है, ये भी सही बात है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। क्या क्वेश्चन है कि पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन करना है, ठीक ना। आइए भाई समझते हैं, मैंने फिगर बनाना है इसका भी। देखो यहाँ पे बच्चे ने बहुत बढ़िया से बनाया है। लिखेंगे इसमें निषेचन पौधों में यौन प्रजनन की प्रक्रिया है जो परागकण नली के परागकण और अंकुरण के बाद होती है। नर युग्मक यानी पराग का मादा युग्मक यानी कि डिंब के साथ संलयन से एक द्विगुणित युग्मनज को जन्म देना निषेचन कहलाता है। यही निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पे देखो पुष्प का फिगर बनाया गया है। ये परागकण है, ये वर्तिका है, ये नर युग्मक, ये पराग नली, अंडाशय, मादा युग्मक और ये दोनों मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन करना है। आइए समझते हैं। इसमें लिखेंगे कि वन विभिन्न पशु प्रजातियों को आवास प्रदान करता है। यह दुनिया को 80% स्थलीय जैव विविधता का घर है और कई अलग अलग मानव बस्तियों के लिए आजीविका भी प्रदान करता है। हालांकि जंगलों के खत्म होने का मतलब पेड़ों का खत्म नहीं है, साथ ही साथ संपूर्ण परिस्थितियों को भयानक परिणामों के साथ विघटित होने का भी डर है, ठीक ना। तो बिल्कुल बढ़िया से लिखा है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। अब चलो आगे समझते हैं अगला जो कि हमारा अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि वृकाणु मतलब कि निफ्रान की संरचना और चित्र भी बनाना है, बढ़िया से कार्यविधि भी बताना है। अथवा ये भी करके बताओ कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, नहीं तो पोषण प्रक्रिया को समझाइए, ठीक ना। तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो इसमें निफ्रान का फिगर बनाया गया है, बिल्कुल ये मूत्रवाहिनी है, ठीक, इसी प्रकार से होता है। बिल्कुल बढ़िया स्ट्रक्चर है, एकदम सुंदर है, नंबर पूरा मिल जाएगा, कहीं भी कटने का चांसेस नहीं है। इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं या निफ्रान होते हैं और प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसी रचना से होता है, जिसे वोमेन संपुट कहते हैं। यह कोशिका गुच्छ नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेर देता है, ठीक ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व करना है। आपको पता चल ही गया हो कि कॉपी में लिखने समय आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है। आपको फिगर डायग्राम जरूर बनाना है। अगर आप फिगर इस बच्चे ने बना दिया होता है चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर का, तो 70 में आज 70 पाया होता, ठीक ना। तो बिल्कुल आपको भी इसी प्रकार से साइंस की कॉपी लिखना है। अगर आप ये तरीका आजमाते हो और बढ़िया से कॉपी लिख करके आते हो तो रियलिटी में आप अपने माँ बाप के सपने को साकार कर जाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी है, अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में फीडबैक जरूर देना कि कॉपी लिखने का तरीका क्या है इस तरीके से। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।